हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो कुछ कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से आप इस वीडियो तक आए हो। या तो आपने इन तीनों में से कोई एक एग्जाम हालिया में अटेम्प्ट किया होगा, आपके कुछ इन एग्जाम से जुड़े हुए एक्सपीरियंस रहे होंगे, या फिर आप आईबीपीएस पीओ के लिए अपियर होने जा रहे हैं, जो कि 19 तारीख को और 20 तारीख को शेड्यूल है, यानी 19 और 20 अक्टूबर को। तो ये जो तीनों एग्जाम हमारे पास हुए हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, ये हमारे प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आईबीपीएस क्लर्क के जो हमारे गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, सेक्शनल वाइज या फिर ओवरऑल, हम उसकी भी बात करेंगे। उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचेंगे और देखेंगे क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि आईबीपीएस पीओ के लिए अंतिम चेतावनी क्या है। बहुत लॉजिकल चीजें इसमें होने वाली हैं वीडियो में, बहुत शानदार चीजें होने वाली हैं। इसमें उन स्टूडेंट्स का तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा जो ये तीनों एग्जाम अपियर होके आए हैं। साथ ही साथ में मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड, वो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। और वो अगर प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की उनकी तैयारी जो है, अगर उसके लिए अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट हम लोग करेंगे तीनों एग्जाम से जो कि हमारे हालिया में भी हुए हैं, या 2024 के जो सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं, उन सबसे बड़े एग्जामों में से तीन एग्जाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन्हीं तीनों से हम लोग सबसे पहले समझेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे। और सबसे ज्यादा बात हम लोग करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल एग्जाम जो है हमारे आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, इसके बारे में हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो हमारा एग्जाम आज हुआ है, यानी कि 13 अक्टूबर को, अब आप ये वीडियो कब देखेंगे आई डोंट नो, बट 13 अक्टूबर 2024 को हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम संपन्न हुआ। और उसके बाद क्या चीजें निकल के आई, जो कि बहुत सारी अलग भी थी या बहुत सारी कुछ सिमिलर भी थी, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और आप देखिएगा वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। अब देखो, हमारे पास तीन एग्जाम है, मैंने तीनों एग्जाम के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस लगा है, कहीं ना कहीं टिक लगा है, इसका रियल मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लास्ट तक अगर आप देखते हो इस वीडियो को, तो एक लाइक जरूर ठोक के जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइएगा जरूर कि आपने इस वीडियो से क्या कुछ समझा और क्या आपको इस वीडियो से समझ में आया। ठीक है भाई। सो आरआरबी पीओ मेंस का जब हमारा एग्जाम हुआ, तो उसके तुरंत बाद एक हफ्ते बाद आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ। और उसके तुरंत एक हफ्ते बाद हमारा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम हुआ, जो कि 13 अक्टूबर को हुआ। 29 सितंबर, 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर। अच्छा, इन तीनों एग्जाम में अगर हम देखा जाए ना, यानी कि अगर हम एक पाइपलाइन में अगर इन तीनों एग्जाम को डालने की कोशिश करें, तो ये फिट नहीं बैठेंगे। क्योंकि तीनों एग्जाम में लेवल की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं उसकी बात करें, डिफिकल्टी लेवल की बात करें, या फिर एक जो हमारी प्रेफरेंस होती है किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके, उसकी अगर हम बात करें, तो वो बहुत ही अलग थी। जैसे यहां पे जो ये सारी चीजें मैंने बनाई है ना, मैं इसको एक बार आपके लिए पहले इधर पे मैं पूरा बताता हूं उसको कि क्या है ये कहानी। आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम हुआ, वो पहला एग्जाम था हमारा 2024 का, जो कि हम लोग मेंस एग्जाम देने के लिए अपियर हो रहे थे। क्वांट पूछा गया, रीजनिंग पूछा गया, जीए पूछा गया, इंग्लिश पूछा गया। अब सबसे बड़ी समस्या जो यहां पे आई स्टूडेंट्स को, वो आई जीए में और कहीं ना कहीं क्वांट में। और सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने फील किया है, वो जीए में फील की है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही 29 सितंबर को एग्जाम हुआ ना, तो धीरे 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 करके इस जीए के सब्जेक्ट ने इतनी आग पकड़ ली ना, कि वो आग में आईबीपीएस क्लर्क वाले भी तपे हैं आज। और उस आग में आरआरबी क्लर्क मेंस वाले स्टूडेंट्स भी तपे हैं। कैसे तपे हैं वो मैं आपको रीजन बताता हूं। जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि यार हम लोग इतना इतना अटेम्प्ट करेंगे जाके, यानी कि हम मॉक में इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे मॉक में इतने अटेम्प्ट हो रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन जो चल रही है वो बहुत सॉलिड चल रही है, बहुत अच्छे से हम लोग ने पहले से सोच के रखा है कि हम इतने क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, इतने क्वेश्चन इतने इसमें कर लेंगे। हम लोग ने जीए भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा, सब कुछ ओके था, एग्जाम देने गए लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जीए आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछ ली गई,
नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मतलब ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आए जीए में जो बताने लायक भी नहीं है। मतलब अगर एक स्टूडेंट किसी को बताए कि मैं जीए में इतने क्वेश्चन करके आया हूं आउट ऑफ 40, तो वो शर्मा जाए बताने में। ऐसे क्वेश्चन जीए में अटेम्प्ट हुए और ये स्वाभाविक था क्योंकि हर एक स्टूडेंट कुछ इसी तरह से वहां पे अटेम्प्ट करके आया था। ठीक है भाई। तो जीए में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के नहीं हुए, यानी कि हम एक कंक्लूजन पे ये पहुंच सकते हैं कि आरआरबी पीओ मेंस में जो हमारा क्वांट था और जो जीए था वो इतना डुएबल नहीं था जितना एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है। अब यहां से एक चीज और भी निकल के आ जाती है, क्या कि चलो ठीक है जीए हमारा इतना डुएबल नहीं था, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो सबके साथ में हुआ। क्वांट में भी ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं था। क्वांट में भी जो स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा 15 20 भी नहीं बोलूंगा मैं, 15 17 16 18 19 कुछ इस तरह से अटेम्प्ट रहे थे आरआरबी पीओ मेंस की अगर हम बात करें। कुछ कुछ स्टूडेंट 20 के ऊपर या फिर 25 के आसपास पहुंच रहे थे, बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है भाई। तो आरआरबी पीओ मेंस जैसी देके आप आए या एक स्टूडेंट आरआरबी पीओ मेंस देके जो आया, अब देखो यहां पे दो कैंडिडेट की मैं बात करूंगा इंटायर एक वीडियो में। ठीक है। एक स्टूडेंट जिसने आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम दिया, अब उसके पास में खुद का एक एक्सपीरियंस है जो कि मैंने यहां पे बताया था कि इन तीनों एग्जाम के बाद से क्या सीख मिली हमको, उसकी हम लोग बात करेंगे। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने आरआरबी पीओ का मेंस एग्जाम नहीं दिया, बट उसने रिव्यूज सारे देखे। वो बहुत ज्यादा एक्टिव था कमेंट्स में, वो बहुत ज्यादा एक्टिव था टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहां पे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देके आए थे उनसे वो पूछ रहा था, या फिर कहीं ना कहीं उस तरह से उसके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन फीड करवाई जा रही थी। समझ में आ रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि क्वांट बहुत ज्यादा डुएबल नहीं आ रहा है और एज वेल एज जीए भी बहुत ज्यादा डुएबल नहीं आ रहा है, तो उसने एक मिथ बना लिया, यानी कि उसने एक पहले से एक प्री डिटर्मिनेशन के साथ वो गया कि भाई मेरे को इसमें इतना करना है और इसमें मेरे को इतना करना है, यानी कि उसने पहले ही लिमिटेड अपने आप को कर लिया। कोई बात नहीं। अगला एग्जाम सिर्फ एक हफ्ते बाद हुआ, 6 अक्टूबर को हमारा अगला एग्जाम होता है आरआरबी क्लर्क मेंस का, और उसमें देखने को ये मिलता है कि क्वांट जो था वो हमारा डुएबल आया था। अब यहां पे वो स्टूडेंट जिनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्वांट में चीजें बनाने योग्य नहीं आ रही हैं, उनके कहीं ना कहीं अटेम्प्ट जो है वो कम रहे, और जो स्टूडेंट जिनको मतलब ही नहीं था, उन्हें सिर्फ ये था कि जितना क्वेश्चन बनता जाएगा हम उतना क्वेश्चन बनाएंगे, उनके अटेम्प्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया रहे। ठीक है। सेम कहानी रीजनिंग की हुई, रीजनिंग डुएबल इसमें भी आया था, रीजनिंग डुएबल इसमें भी रहा। और जीए की भी मेन कहानी यही हुई कि जीए में जैसा जीए एग्जामिनर ने आरआरबी पीओ मेंस में पूछा, वैसा ही जीए आरआरबी क्लर्क में भी पूछा। मतलब जो स्टूडेंट से अटेम्प्ट हुए वो एवरेज 9 10 के आसपास ही अटेम्प्ट स्टूडेंट से हो रहे थे। बहुत ज्यादा ऐसे अटेम्प्ट नहीं थे कि 30 40 30 35 25 आपको ऐसे अटेम्प्ट सुनने को मिल जाए जीए में। तो वो ओके था कि जीए हमारा लेवल जो आ रहा है वो आउट ऑफ द बॉक्स हमसे पूछा जा रहा है, किस महीने से पूछा जा रहा है, कब से पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीए ज्यादा पूछी जा रही है, ये कुछ तर्क वितर्क उस समय पे चल रहे थे। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश दोनों ही एग्जाम में बढ़िया ओके इंग्लिश था। ओके का मतलब कि बनाने योग्य था। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। तो इंग्लिश वाली सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा समस्या नहीं हुई। लेकिन क्या होता है कि एक हफ्ते बाद एक और हमारा मेंस का एग्जाम होता है आईबीपीएस क्लर्क नाम से, जो कि 13 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया, और ये वीडियो मैं उसी दिन शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट से बात करके, हर एक रिव्यू को एनालिसिस करके, उसके बाद में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसमें समस्या क्या हुई कि जो स्टूडेंट ये सोच के गए थे कि क्वांट में मेरे को इतना ही करना है, क्वांट इतनी ही आती है, क्वांट हार्ड ही आती है, तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा ना पासा पलट दिया। एग्जामिनर ने पासा क्या पलटा, जो सब्जेक्ट्स तुमको टफ लगते हैं या तुमने पहले से दिमाग में सोच रखा है कि नहीं यार क्वांट हमसे अटेम्प्ट नहीं होती है, हम एग्जाम में जाके अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और हम क्वांट में थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं। कब सिलेक्टिव हो जाते हैं? प्रिपरेशन के टाइम पे, मॉक लगाते समय, या फिर जब हम सीख रहे होते हैं कि किस तरह से हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि जब हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे वहां पे हम लोग ने पहले ही से, और मैं आपको बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट ने तो जनवरी से ही ये प्लान बना लिया था कि हमको क्वांट में लिमिटेड ही होके रखना है अपने आप को। क्वांट में क्या हुआ, क्वांट यहां पे सुपर इजी मैं बोलूंगा इस बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस में, क्योंकि इस तरह से क्वांट नहीं पूछी जाती है भाई। क्वांट में अभी आप मेरे को कमेंट करके बताना जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है नॉर्मली मैं उनका बताता हूं, और उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मैंने यहां पे लिखा है, वो डेटा के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आईबीपीएस क्लर्क में क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। क्वांट में ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पहले से ये लगता है कि हम डीआई नहीं करेंगे, हम केसलेट डीआई तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, और वो सारे धराशायी हुए हैं।
मतलब वो जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि हम क्वांट में सिर्फ इतनी चुनिंदा चीजें करेंगे, अगर ऐसी चीज आती है तो ऐसा करेंगे, इतनी चीज आती है तो इतना करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के भी अटेम्प्ट अच्छे खासे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अच्छे खासे नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 17-18 क्वेश्चन तो हमारे स्पीड मैथ के ही थे, सूखे सूखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, तो 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे ही ऐसे थे। तो मैं इसलिए इसको सुपर इजी बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे थे जो करने लायक थे। केसलेट डीआई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, जितने भी स्टूडेंट पेड में अपने एनरोल थे बैचेस में, उन सबसे मैंने आज सुबह से बात की है, उनका सबका कहना यह था कि सर केसलेट डीआई अगर हम उस तरह से जाते जिस तरह से पिछली साल गए थे या पिछले एग्जाम्स में गए थे, तो शायद ये केसलेट डीआई हम नहीं बनाते, क्योंकि हमने एक दिमाग में पहले से बना लिया था कि हमें केसलेट नहीं करना है। बट केसलेट डीआई हम सिर्फ इसलिए बना रहे थे क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ क्वांट या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ डीआई, तो हमने जैसे ही उसको बनाया तो वो बन गया। समझ रहे हो आप? यानी कि क्वांट हमारा बहुत ज्यादा इजी आया था, वो सो कॉल्ड क्वांट नहीं आया था जो क्वांट हमारे को पूछा जाता है। तो आपको यहां से क्या सीख मिल रही है? अगर आपने ये तीनों एग्जाम अपियर करे हैं या नहीं करे हैं, तो ये रिव्यू क्यों है फिर? ये रिव्यू सिर्फ इस वजह से है कि जो भी स्टूडेंट आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहा है, एसबीआई क्लर्क को जो भी टारगेट करेगा, या फिर आगे के जितने भी एग्जाम हैं, या फिर अगली साल जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको अगर जो भी टारगेट करेगा, बहुत ज्यादा जो फ्रेशर स्टूडेंट यहां पे बैठा है, जो कि 2024 में एग्जाम देने के एलिजिबल ही नहीं था, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, वो अगर इस रिव्यू को देख रहा है, क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो गया ना, अब रिव्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट को यह जानकारी मिल सके कि आपको जो पूरे हर जगह पे एक मिथ या फिर भ्रम फैला हुआ होता है कि क्वांट तो टफ आती है भाई, कि क्वांट को हमें सिलेक्टिव होके करना है, क्वांट में हमें ये नहीं सीखना है, क्वांट में हमें ये नहीं सीखना है, हमें क्वांट में ये नहीं करना है, हम एग्जाम में जाके इतना ही अटेम्प्ट करेंगे, केसलेट अब नहीं करेंगे, बाकी कुछ आएगा तो हम करेंगे, तो वो चीज आपको त्यागना पड़ेगी। आईबीपीएस पीओ वाले तो कान खोलकर सुन लो ये चीज, ठीक है भाई। दूसरी चीज, अब यहां पे क्या हुआ, यहां रीजनिंग उतना डुएबल नहीं था जितना डुएबल इन दोनों सेक्शन में, इन दोनों एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन हमारे को देखने को मिला था, उतना डुएबल रीजनिंग यहां पे नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो यहां पे अटेम्प्ट थे अराउंड 20 के आसपास थे, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मैं ये बोलूंगा कि 17-18 प्लस यहां पे अटेम्प्ट गए हैं, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट यहां पे रीजनिंग में नहीं जा पाए हैं। अब यहां पे बात ये भी आ जाती है कि रीजनिंग में ऐसा क्या हो गया कि लोगों के अटेम्प्ट नहीं हो पाए। रीजनिंग में यहां पे सेक्शन जो दो होते हैं, 1 मार्क का सेक्शन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ना, 2 मार्क्स का सेक्शन, वहां पे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो गए। क्या अब सेक्शन 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन थे, वो आपको पता ही है, सेक्शन 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, जो 2 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, वो आपके थोड़े से लेंदी या फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेट या फिर बिट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स भी तो मिल रहे हैं फिर आपको, और फिर दूसरी बात, मेंस का भी तो पेपर है हमारा। तो वहां पे जो स्टूडेंट फंसे हैं या फिर उसका तालमेल सही से जो नहीं बैठा पाए हैं, सेक्शंस का तालमेल, उन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इस चीज से समस्या हुई है। और यही सेक्शन वाली जो चीज है वो आईबीपीएस पीओ में भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में भी मिलेगी आपको। तो ये सेक्शन वाली जो तालमेल होता है ना, वहां पे ये तालमेल सही से नहीं बैठ पाया, अदरवाइज क्वांट जैसा ही रीजनिंग में अटेम्प्ट देखने को अपने को मिलता 100% स्टूडेंट्स का। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सबसे जो हमारा विकराल जो चीज थी, वो विकराल चीज थी हमारी जीए। जीए में अगर आप देखोगे तो जीए में हम लोग ना, स्टूडेंट्स ने ना काफी पहले से ये समझ लिया था, जब ये दोनों एग्जाम हुए, कि यार जीए तो भैया कहीं से भी पूछी जा रही है हमसे, हम जीए में पहले से टारगेट लेके जा रहे हैं, 9-10 क्वेश्चन कर देंगे आराम से, 10-12 क्वेश्चन कर देंगे, खेल हो जाएगा खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीए आपसे इतना प्यारा पूछ लिया गया, अगस्त से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं, 80-85% ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो तुम्हारे प्रीवियसली 4 मंथ के पूछे गए, जो कि हमेशा से बैंकिंग इसमें इंडस्ट्री में चलता रहता है ना, कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पिछले 4 महीने का कर लो, पिछले 5 महीने का कर लो, तो वो चीज यहां पे देखने को मिली है। आपको मैं सजेशन क्या दूंगा आगे के एग्जाम के लिए, वो तो मैं आगे बताऊंगा, आईबीपीएस पीओ के लिए पूरी यहां पे डिस्कशन चलेगा। लेकिन यहां पे जीए हमारी अटेम्प्ट करने योग्य थी और लोगों ने वहां पे दिल खोलकर अटेम्प्ट भी की है। अब यहां पे बात आ जाती है कि सर मैंने जीए स्टार्टिंग से पढ़ी है, डेली में पढ़ता हूं, तो क्या मेरे अटेम्प्ट अच्छे हो जाएंगे, या सर मैं लास्ट के टाइम पे जीए पढ़ रहा हूं तो क्या मेरे अच्छे हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइएगा, जिन भी स्टूडेंट के ये तीनों एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं, 29 सितंबर, 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, है ना, तो इन तीनों स्टूडेंट्स ने या फिर इन तीनों एग्जाम को अपियर करने वाले स्टूडेंट्स ने तो जीए अच्छा खासा पढ़ ही रखा होगा, इसके लिए भी अच्छा खासा जीए पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा।
इसके लिए भी जी अच्छा पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, और इसके लिए भी फिर यहां से जो रिवीजन है वो ट्रिपल रिवीजन हमारा हो गया है, यानी इस एग्जाम तक तो वो रिवीजन हमारा बहुत अच्छा हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो भी फायदा मिला है, और जो स्टूडेंट्स लास्ट के टाइम पे भी जीए पढ़ते हैं उनको भी यहां पे फायदा मिला है। अब लास्ट के टाइम पे वही लोग जीए पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं क्वांट को और रीजनिंग को टारगेट करते हैं। अब जो स्टूडेंट क्वांट और रीजनिंग को टारगेट करते हैं उनका ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में बड़ा है भाई। अब यहां पे एक और फैक्टर आता है कि जो इंग्लिश तुम्हारी यहां पे और यहां पे डुएबल आ रही थी ना, वो इंग्लिश यहां पे उतनी ज्यादा डुएबल नहीं थी। मैं बोलूंगा यहां पे इंग्लिश हमारे को थोड़ा सा मॉडरेट साइड में देखने को मिला। डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है या फिर जो उसके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस काफी लेंदी लेंदी देखने को मिले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आए हैं एग्जाम में, मैंने जिनसे बात की है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि इंग्लिश इतना डुएबल नहीं था जितना डुएबल इन दोनों में था। तो इन तीनों ही चीजों से, ये जो मैंने पूरी टेबल सारणी यहां पे बनाई है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इन तीनों एग्जाम से हमें क्या सीख मिलती है। इन तीनों एग्जाम से हमारे को यह सीख मिलती है भाई कि हमारे को हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है, हमारा ये क्या है, हमारा वो क्या है, उन सब चीजों से हमें साइड में हट के अब प्रिपरेशन करना पड़ेगी। आपका अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप उसमें बेस्ट करेंगे, लेकिन जो आपका लेस फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आपके जो कॉम्पिटिटर साथी है ना, वो बहुत बेस्ट करके चले जाएंगे, और जो आपका फेवरेट था ना वो आप पीछे रह जाओगे। तो यहां पे आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जाके पूरे आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको ये समझना है कि चारों सब्जेक्ट मेरे से पूछे जा रहे हैं, और इन चारों सब्जेक्ट्स में मैं एक अच्छा स्कोर कर पाता हूं या कर पाती हूं या नहीं। तो आपको यह समझना पड़ेगा आगे के एग्जाम के लिए भी कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे उतनी ही तवज्जो देना पड़ेगी जितने आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर देते हो। अब जाके आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट होगा वो एक कंक्रीट के भांति आएगा, यानी आपको फिर कोई हिला नहीं सकता उस एग्जाम से। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, कुछ एक कंपैरिजन में कर देता हूं स्टूडेंट्स का जो आईबीपीएस क्लर्क यानी जो आज एग्जाम हुआ है उसमें जो अटेम्प्ट्स करके आए हैं। अब यहां पे ना मैंने इंग्लिश और जीए के आगे कुछ स्टार बना रखे हैं। अब ये स्टार क्यों बना रखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की मैं बात करता हूं। स्टूडेंट ए वो स्टूडेंट है जिनका क्वांट फेवरेट था, स्टूडेंट बी वो स्टूडेंट है जिनका रीजनिंग फेवरेट था। अब यहां पे तुम देखिए, अगर दोनों के अटेम्प्ट, दोनों को एनालिसिस कर रहे हैं अपन, और दोनों के अटेम्प्ट में क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। स्टूडेंट ए का क्वांट बहुत अच्छा था, मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि मैं इनको बहुत पर्सनली जानता हूं। मैंने नाम रिवील नहीं किया इन लोगों का, बट मैं पर्सनली जानता हूं इनसे। मेरी हफ्ते में 2-3 बार बात होती रहती है। ये ऐसे स्टूडेंट हैं, इनका क्वांट बहुत अच्छा था और मैं पर्सनली इनको जानता हूं। इनका क्वांट सच में बहुत अच्छा है। इन्होंने क्वांट में 37 अटेम्प्ट किया है, जबकि स्टूडेंट बी का जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो रीजनिंग था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा अटेम्प्ट इसमें नहीं कर पाए। तो इन दोनों चीजों से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। इन्होंने क्वांट में 37 अटेम्प्ट किए, इन्होंने रीजनिंग में 27 अटेम्प्ट किए, जो कि क्वांट के कंपैरिजन में लेस फेवरेट सब्जेक्ट था इनका, लेस फेवरेट सब्जेक्ट। अब फेवरेट का मतलब आप ये मत समझना कि फेवरेट फेवरेट बात कर रहे हो। फेवरेट का मतलब ये होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारे को सब्जेक्ट देता है कि हम एग्जाम में जाके इस सब्जेक्ट पे अगर भरोसा करके जाएंगे तो ये हमारे को लीड देगा, हमारे को एज देगा हमारे ओवरऑल मार्किंग में, है ना। तो फेवरेट का मतलब मेरा ये है। आप जब भी अगर मैं फेवरेट बोलूंगा तो इस चीज को कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो इनका जो ये सब्जेक्ट था इस पे इनकी कमांड अच्छी थी, तो उन्होंने उतना परफॉर्म किया भी, नो डाउट, है ना। और मेरे सुनने में जो भी स्टूडेंट्स आए सुबह से, जिनसे भी मैंने बात की है, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट मेरे को क्वांट में इन्हीं के दिखे हैं अभी तक। तो दूसरी चीज, इनका रीजनिंग इतना ज्यादा कुछ खास था नहीं, बट इनका इंग्लिश बहुत अच्छा था। इन्होंने इंग्लिश में काफी अच्छा परफॉर्म किया। जीए में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसे स्टूडेंट थे जो कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के शिकंजे में आ गए। क्या शिकंजे में आ गए? एग्जामिनर का शिकंजा इनके ऊपर पूरी तरह से कस गया। क्या कस गया भाई? ये ऐसे स्टूडेंट थे, अब इनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्वांट है, जो क्वांट पढ़ रहा है वो रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ता है भाई, नो डाउट। उनका रीजनिंग भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग के आसपास ही लाई कर रहा है। लेकिन इनको पता लगा क्या कि भाई देखो, अब मैं अगर अटेम्प्ट कर सकता हूं एग्जाम में जाके तो वो क्वांट में या फिर रीजनिंग में ही कर सकता हूं, अगर मेरे को अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है। नो डाउट इंग्लिश भी अच्छा है, तो इंग्लिश में भी मैं अटेम्प्ट अच्छे खासे कर लूंगा। लेकिन अब मैं जीए में अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो जीए को मैंने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया।
सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के बेस पे, क्योंकि यहां इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। रिव्यू के फॉर्म पे देख लो या फिर खुद के एग्जाम एक्सपीरियंस के फॉर्म में देख लो, क्योंकि यहां पे उनके उतने ही अटेम्प्ट हो पाए होंगे, या फिर यूजुअली स्टूडेंट्स के जो इन दोनों एग्जाम में जीए में अटेम्प्ट हुए थे वो 9-10 के इर्द गिर्द ही हुए थे। तो इनके उस एग्जाम में जिसमें जीए इजी था उसमें भी ये 9 ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझना पड़ेगी कि आप जब भी किसी पिछले एग्जाम का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, और वो पिछला एग्जाम बहुत पिछला नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो डेट मैंने आपको यहां पे बताई भी थी कि ये हमारा 29 सितंबर को हुआ था एग्जाम, ये हमारा 6 अक्टूबर को हुआ था एग्जाम, और ये एग्जाम हमारा 13 अक्टूबर को हुआ है। तो बहुत ज्यादा पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इतना पुराना एक्सपीरियंस मतलब बहुत पास का एक्सपीरियंस जो है वो इंसान जल्दी भूलता भी नहीं है, है ना? तो यहां पे स्टूडेंट्स ने यही किया और इस वजह से उनका अटेम्प्ट उतना नहीं हो पाए जितना वो कर सकते थे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कभी भी अगर आप स्टूडेंट एक ही भांति अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, तो आपको यहां पे धोखा मिल सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज किस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट की जाएगी। अगर टफ होगी तो सबके लिए टफ होगी, लेकिन अगर इजी होगी तो भी वो आपके लिए टफ होगी, क्योंकि आप कुछ और ही कंसीडर करके जा रहे हो उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगी आगे के एग्जाम के लिए। तो एक रियल एनालिसिस यही होता है जो कि हमको बता दे कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं और हमें एग्जाम में, अगले एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करना है, क्योंकि जो हो गया, जो बीत गया उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आगे जो आना है उसको बदला जा सकता है कुछ गलतियों को समझ के, दूसरों की गलतियों को देख के और खुद की गलतियों को सुधार के, क्योंकि सुधार ही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है भाई। अब स्टूडेंट बी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनके रिपोर्ट कार्ड पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इन्होंने क्वांट में 33 अटेम्प्ट किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि क्वांट बहुत ही अच्छा डुएबल आया था। रीजनिंग में किसी कारणवश इनके 20 अटेम्प्ट हुए, और वो कारण मैं आपको बता देता हूं। वो कारण हमारा था सेक्शन। वो जो सेक्शन हमारे डिवाइड होते हैं 1 मार्क के सेक्शन और 2 मार्क के सेक्शन, वही इनका कारण बना, जो कि यहां पे इनके अटेम्प्ट इतने ज्यादा नहीं हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जीए को और इंग्लिश को उतनी तरह से तवज्जो दी जितना वो डिमांड कर रहे थे। तो अब इन्होंने जीए को पढ़ा, ऐसा नहीं कि इन्होंने भी आरआरबी का एग्जाम दोनों ने दिया, ये दोनों ही स्टूडेंट्स ने आरआरबी का एग्जाम दिया है, या फिर इसके रिव्यू तो देखे ही होंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो रिव्यू तो आप देखे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को बड़े बखूबी तरीके से समझा कि भाई जीए यहां पे हार्ड आ रहा है, जीए यहां पे हार्ड आ रहा है, तो मैं जीए को इतना नहीं करता हूं अच्छे से, लेकिन अगर मैं जीए अच्छे से करूंगा तो मैं क्वांट और रीजनिंग तो पूरे साल भर से अच्छे से कर ही रहा हूं ना यार। अगर मैंने जीए को भी अच्छे से परफॉर्म कर दिया वहां पे, या मैं अच्छे से पढ़ के चला गया वहां पे, तो अगर मेरा जीए में भी अटेम्प्ट हो गया और अच्छा खासा अगर अटेम्प्ट हो गया, तो वहां पे मेरे सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पे तो कोई नहीं रोकेगा ना मेरे को। क्योंकि देखो, क्वांट हार्ड बनेगा ना तो वो सबके लिए हार्ड बनेगा, रीजनिंग हार्ड बनेगा ना तो वो सबके लिए हार्ड बनेगा, जीए हार्ड बनेगा तो वो भी सबके लिए हार्ड बनेगा, लेकिन क्वांट इजी बनेगा तो जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए इजी बने। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे क्वांट और रीजनिंग में जो कि प्री डिटरमाइन होके गए थे कि मेरे को तो केसलेट करना ही नहीं, केसलेट 2 आ गई और दोनों प्री लेवल की। समझ में आ रहा है? तो जिन भी स्टूडेंट्स के ये जो अटेम्प्ट हुए हैं ना क्वांट में और रीजनिंग में, ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से ये नहीं सोचा कि मेरे को पहले से प्री डिटरमाइन होके जाना है एग्जाम में। जो भी आएगा उसको एक बेस्ट तरीके से हमारे को अटेम्प्ट करना है। अब बेस्ट तरीका कैसे होता है? ऐसा क्या कर देते हैं ये लोग एग्जाम में जाके जो हम नहीं कर पा रहे हैं? सर वो बता दो तो मजा आ जाए। मैंने बोला कि चलो आ जाओ आगे देखते हैं। तो ये कुछ इनका रिपोर्ट कार्ड रहा जो कि मेरे को देखने में आ रहा है, और इस तरह से कुछ अटेम्प्ट हो रहे हैं, और स्टूडेंट के सेम एग्जाम में अलग-अलग अटेम्प्ट क्यों देखने को मिल रहे हैं, वो भी मैंने आपको बाकायदा यहाँ पे बता दिया। तो आपको पहले से एग्जाम जो हुआ है उस पे बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि पहले अगर टफ आई है तो आगे हर एक एग्जाम में टफ आएगी। आपको चीजों को पढ़ना है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो आप उसी तरीके से पढ़िए। अगर एग्जाम में इजी आएगा तो कम से कम आपके पास एज रहेगा कि आप उसे अटेम्प्ट तो कर सको। समझ में आया? पढ़ोगे नहीं तो अटेम्प्ट कैसे होंगे? फिर तो ऐसे ये नंबर आएंगे ना, फिर ऐसे ही अटेम्प्ट होंगे फिर। तो उससे बेहतर है कि आप पढ़ के जाइए। किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो रिस्क पे मत जाओ, तुक्कों पे मत जाओ। मतलब तुम्हें एग्जाम में जाके भी तुक्के लगाना है और तुम तुक्के के भरोसे ही एग्जाम देने जा रहे हो कि यार मैं जीए नहीं पढ़ रहा क्योंकि जीए तो टफ आ रही है, लेकिन अगर इजी आ गई तो
तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगी। अब आईबीपीएस पीओ 2024 के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चेतावनी है, तो मैं यहाँ पे एक तर्क के साथ आपसे प्रिपरेशन की बात करूंगा कि हम तर्क के साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री की और मेंस की दोनों की। तो देखो, प्री में अगर मैं बताऊं आपको, तो प्री में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, आरआरबी पीओ को थोड़ा सा कंसीडर करिएगा आप, क्योंकि आरआरबी पीओ में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन तब भी स्टिल उन लोगों ने एग्जाम को क्लियर किया। आपने देखा होगा, आरआरबी पीओ का मैंने एनालिसिस किया था, और मैंने आरआरबी पीओ का खुद भी एग्जाम दिया, तो मुझे भी इस चीज का तजुर्बा है कि आरआरबी पीओ में एक्चुअल में होगा क्या, मतलब आईबीपीएस पीओ में एक्चुअल में होगा क्या, और जो कि आरआरबी पीओ में भी हुआ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इतने ज्यादा नहीं थे स्टूडेंट्स के, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। यानी आपको यहां पे इन तीनों एग्जाम से यह सीखने को मिलता है कि आपको एक्यूरेसी अपनी बहुत शानदार रखना पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड बहुत शानदार रखना पड़ेगी। स्पीड यानी कि स्पीड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप क्वांट को स्पीड में कर रहे हो, मैं कई बार ये चीज बोलता हूं, स्पीड का मतलब होता है कि आप डायरेक्शन को बहुत तेजी से पढ़ रहे हो, डेटा को बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एंड देन उसको फिर सॉल्व भी स्पीड में कर रहे हो, और ऑप्शन को जब आप टिक कर रहे हो ना, तो वो भी स्पीड में कर रहे हो, लेकिन एक मैपिंग के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत फास्ट अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन तब भी एग्जामिनर आज भी वो क्यों दे रहा है, क्योंकि वहां पे गलती के चांसेस होते हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई निकला, लेकिन आपने स्पीड के चक्कर में एक्स इज लेस देन वाई लगा दिया। तो एक मैपिंग रहेगी ना अगर आपके दिमाग में कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, रफ शीट में लिख दो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो अब आपका आंसर गलत नहीं लगेगा। तो स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए, सिर्फ अकेला स्पीड से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अकेला एक्यूरेसी से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी अकेले से अगर काम चलाओगे तो स्पीड तुम्हारी धीमी हो जाएगी, और वहां पे तुम अटेम्प्ट करके आ जाओगे 30-35, और फिर बोलोगे सर हमने तो 35 पूरे के पूरे सही करे। तो स्पीड में आपको करना पड़ेगा, और स्पीड में ही एक्यूरेसी आपको डेवलप करना पड़ेगी, जो कि अभी तक आपकी नहीं आ रही थी। ठीक है, अब ये कैसे आएगी, उसके लिए मैं आपको आगे की क्लासेस के बारे में जब मैं बताऊंगा, तो वहां पे मैं आपकी हेल्प तो करूंगा इसमें, ऐसा मैं आपको बिना तैयारी के जाने नहीं दूंगा एग्जाम देने। मेंस के लिए हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो भी ये तीनों हमारे मेंस के एग्जाम हुए हैं, इसमें हमारे को सिर्फ एक ही चीज हमारे को समझ में आई है कि हमारे को प्री डिटरमाइन होके नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो 2018 में एग्जाम का लेवल थोड़ा सा लॉजिकल की साइड में ज्यादा कन्वर्ट हुआ था, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस की अगर हम बात करते हैं तो आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वांट और रीजनिंग दोनों ही लॉजिकल साइड में आती है। तो आप पहले से ये मत सोचने लगना कि लॉजिकल काइंड ऑफ आती है, सेक्शनल कट ऑफ तो उसमें 2 जाता है, 3 जाता है, तो हम भी ले दे के 5-6 क्वेश्चन कर देंगे, हमारा हो जाएगा। नो, आपको ये नहीं सोचना है। मैंने आपको बताया है कि ये जो तीनों एग्जाम हुए हैं, आपको यही चीज सिखा के गए हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी भी सेक्शन में प्री डिटर्मिनेशन के साथ में नहीं जाना है कि भाई मैंने जितना सोचा है मैं तो उतना अटेम्प्ट कर दूंगा, और उतने ही अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। नो, नेवर। जितना अटेम्प्ट हो सकता है आप उतना अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपसे से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा करिए ना वहां पे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले से सोच के ना आए हो कि मेरे को कितना अटेम्प्ट करना है ना। तो क्वांट में मैं आपको खुद बताता हूं कि क्वांट में आईबीपीएस पीओ 2018 मैंने खुद भी क्लियर किया है, उसके बाद एसबीआई पीओ 2019 क्लियर किया। वहां पे मैंने ये चीज फील करी है क्या, कि क्वांट में अटेम्प्ट किया तो जा सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट क्वांट में कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जो स्टूडेंट पहले से सोच रहे हैं कि भैया नहीं, क्वांट तो टफ आता है, मेरे को तो इतना ही करना है। मैं खुद भी यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट करके आया हूँ। आईबीपीएस पीओ में 2018 में 47 मेरे मार्क्स खुद आए हैं, 47.25 या 47.75 ऐसा कुछ स्कोर था मेरा। तो यहाँ पे पॉसिबल तो है ये चीज, लेकिन उसी एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पाए क्वांट के। तो अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं सोच के नहीं जा रहा हूं और वो सोच के जा रहे हैं। तो आप ये चीज अभी बैठ के सोचिए कि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जब आप देने जाओगे और जिस समय आप मेंस में अपियर हो रहे होगे, तो क्या आप वो सोच के जा रहे हो कि मेरे को कितने अटेम्प्ट करना है? अगर हाँ आप सोच के जा रहे हो, तो जो सोच के नहीं जा रहे हैं वो तो सिलेक्ट होके दिखाएंगे ही दिखाएंगे तुमको। और आप अगली साल फिर से यही करोगे कि हम क्वांट में ये कर लेंगे, हम रीजनिंग में इतना कर लेंगे, हम जीए के लिए इतना करेंगे, हम जीए करेंगे ही नहीं, हमारे को इंग्लिश में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, हम इंग्लिश में इतना। तो आप अगर ये चीज करोगे ना, तो जो चीज आप अभी इस साल किए हो, वही चीज अगर आप अगली साल करोगे, तो फिर 2026 के लिए फिर आप पढ़ाई करिए। समझ में आ रहा है? आपको ये सारी चीजें छोड़ना पड़ेंगी दोस्त, क्योंकि जो ये सोचना बंद कर दिए हैं, उन्होंने यहां पे अटेम्प्ट दिखाए हैं भाई, और ये सिलेक्ट हो रहे हैं। जिन्होंने इस टाइप से अटेम्प्ट किए हैं, वो आराम से सिलेक्ट हो रहे हैं, और आप सिर्फ उसी जंजाल में फंसे हुए हो कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये छोड़ना है।
समझ में आया? तो एक केसलेट डीआई का मेरे को काफ़ी ना मज़ाकिया या फिर हास्यपद एक दृश्य मेरे को दिखाई दिया। जब मैंने सारे स्टूडेंट से पूछा ना, तो कई स्टूडेंट्स तो बोले सर 2-2 केसलेट आ गई सर, पेपर तो बड़ा हार्ड था। लेकिन जिन स्टूडेंट ने वो केसलेट अटेम्प्ट करी थी ना, उन्होंने बोला सर 2 केसलेट आई थी, वो दोनों ही प्री लेवल की थी हमारी केसलेट और वो हमने अटेम्प्ट की है। तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे, वही केसलेट डीआई, आप सिर्फ केसलेट डीआई नाम से डर रहे हो। तो जो डर रहे हैं, उनके अटेम्प्ट कम है और जो नहीं डर रहे हैं, उनको सिर्फ अटेम्प्ट करने से मतलब है ना, तो वो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं भाई। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको आगे के एग्जाम के लिए भी ये चीज पक्की करना पड़ेगी कि हमारे को किसी एक क्वेश्चन विशेष को देख के डरना नहीं है या फिर क्वेश्चन विशेष को देख के हमारे को तैयारी नहीं करना है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मैं इसको नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं इसी को प्रैक्टिस करता रहूंगा। नेवर, ये नहीं करना है आपको। और यही ये तीनों एग्जाम ने हमारे को बताया भी है। अब एक सब्जेक्ट आप सभी लोग अपनी तैयारी में शामिल कर लो आज से, सभी लोग। आपके पास में क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है ना। एक सब्जेक्ट आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में शामिल करेंगे, वेदर इट इज प्री का एग्जाम या फिर वो हमारा मेंस का एग्जाम क्यों ना हो। और खासकर पीओ के प्रीलिम्स में तो ये बड़ी कारगर होगी, क्योंकि क्लैरिकल के प्रीलिम्स में तो आपको सारी अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाए तो फिर क्या ही बुरी बात है, क्योंकि इसमें तो सारे कर भी सकते हो, क्योंकि कट ऑफ भी क्लैरिकल का फिर उसी टाइप से जाता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एक सब्जेक्ट ऐड करने की, तो वो सब्जेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा आज से, अभी से। और जिस समय वीडियो में, जिस क्षण पर तुम ये चीज देख रहे हो, उसी समय से आपको क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल डेवलप करना पड़ेगी और ये इसे एज अ सब्जेक्ट आपको मान के चलना पड़ेगा आज से। अगर आप इसे एज अ सब्जेक्ट नहीं मानोगे तो वही जंजाल में फंसे रहोगे कि क्वांट में इतना कर लेंगे, क्वांट में उतना कर लेंगे, क्वांट में 25 कर लेंगे, रीजनिंग में 10 कर लेंगे, जीए में 15 कर लेंगे, इंग्लिश में 15 कर लेंगे, सेक्शनल निकल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो भैया खेल तो खत्म हो जाएगा लेकिन कहानी खत्म नहीं हो पाएगी। तो खेल तो किसी एक दिन का होता है, वो तो खत्म कर लोगे, कहानी होती है पूरी। और तुम्हें अगर पूरी कहानी खत्म करना है ना, तुम्हें इस चीज से अगर बिल्कुल फुर्सत से एक सिलेक्शन लेना है ना, तो उसके लिए कहानी खत्म करना पड़ेगी। और कहानी खत्म करने के लिए तुम्हें ये चीज डेवलप करना पड़ेगी एज अ सब्जेक्ट। इसे एज अ सब्जेक्ट तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम इसे एज अ सब्जेक्ट खत्म नहीं करोगे तो फिर खेल खत्म नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल तुम्हारे को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैंने बोला ना कि जो लोग पहले से सोच के जा रहे हैं कि मैं इतना अटेम्प्ट करूंगा, वो कभी डेवलप नहीं कर सकते ये चीज। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज डेवलप करी है, तो वो पहले से सोच के नहीं जा रहे हैं। एग्जाम टफ होगा तो उनको पता है भाई कि 19-20 से ज्यादा अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल बहुत बढ़िया है। अगर एग्जाम इजी होगा तो उनको पता है कि भाई मैं ही सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करके आया हूं, 35-40 क्वेश्चन जितने भी अटेम्प्ट किए हैं ना, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा है। तो ये इस टेक्निक के ऊपर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, खासकर अपने पेड बैचेस की क्लासेस में इस टेक्निक के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को बहुत सारे लेक्चर्स देता हूं। इवन दो मैं बोलूंगा कि 90% ऑफ द क्लासेस जो होती है ना, उसमें मैं ये स्किल डेवलप करता हूं स्टूडेंट की, क्योंकि ये स्किल ही तुम्हारे को एग्जाम में बचा रही है। जैसे ही तुम ये स्किल सीख जाते हो ना, तो तुम्हारे पास वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। पेपर हार्ड आएगा, कोई लेना देना नहीं, पेपर इजी आएगा, कोई लेना देना नहीं। इजी है तो तुमको पता पड़ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे ने बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन सेलेक्ट करने में वहां पे डिफिकल्टी हो रही है, यानी पेपर हार्ड है। और सोचो, वो स्टूडेंट जिनके अंदर ये स्किल है, वो भी अगर वहां पे 19 या 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहा है एग्जाम में जाके, तो सोचो जिनको नहीं आता उनकी क्या हालत होगी, होती होगी। तभी तो क्वांट में जो सेक्शनल कट ऑफ आता है वो 3.25, 2, 2.5 ऐसा कट ऑफ आता है। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हें एज अ सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। आप प्री का एग्जाम देने जाओगे तो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे तो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब दूसरी चीज जो मैं आईबीपीएस पीओ के लिए कर रहा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ मॉक की क्लासेस। अब मॉक में क्या होता है, मॉक अटेम्प्ट में बताऊंगा आपको प्रीलिम्स के लिए पहले तो, कि प्रीलिम्स में आपको किस तरह से मॉक अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आप ये जो क्वेश्चन स्किल टेक्निक है, क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, इसको किस तरह से आप लगा सकते हो, वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पे आपको बताऊंगा। आई होप और मैं ये आशा करता हूं कि अगर कुछ भी, अगर इसका 1% भी अगर आप सीख गए ना, तो आपके पास जो चीज नहीं है उसका 1% बढ़ा लो आप। मतलब आपके पास अभी ये चीज नहीं है, और अगर मैंने ये चीजें आपको सिखाई और इसका 1% ही अगर आप सीख पाते हो, मैं कहता हूं नहीं सीखो 100%, तो वो 1% भी तो आपकी वैल्यू ऐड कर गया ना एग्जाम में जाके। तो आप इस तरह से देखिएगा जरूर इसे। और मॉक को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, वही हमको सिखाएगा क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल। तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग सभी लोग बताइएगा कि आपका एग्जाम में जो अटेम्प्ट रहा है वो किस तरह से अटेम्प्ट रहा है, और इन एग्जाम से ये जो तीनों एग्जाम हुए हैं, क्या ये एग्जाम हमने सिर्फ ऐसी हवा की तरह निकाल दिए? क्या ये सिर्फ एक डेट्स थी जो हम लोग ने देखा और चला गया, अब हम तुरंत ही आगे के एग्जाम में लग गए? आगे के एग्जाम में तुरंत लगना कोई भी बेवकूफी नहीं है, वो बहुत अच्छी समझदारी है। लेकिन आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है और वो बिल्कुल नियर पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, अगर उसकी गलतियों से या बाकी स्टूडेंट्स ने जो गलतियां की हैं उनकी गलतियों को समझ के तुमने कोई चीज एनालिसिस करके सीखी नहीं ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। तुम्हारे को हर एग्जाम के बाद में समझना पड़ेगा कि आईबीपीएस तुमसे क्या पूछना चाह रही है, और अगर तुमने उसके ट्रेंड को खुद के दिमाग में एक बार सेट कर लिया ना, तो फिर तुम्हारे को ना जरूरत नहीं पड़ेगी 10 प्रकार के वीडियोस को यूट्यूब पे देखने की। क्योंकि 10 प्रकार की यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, उसमें से 9 वीडियोस तुम्हारे को ऐसे देखेंगे जो सिर्फ व्यूज कमाने के लिए मिलेंगे। तो तुम्हारे को अपने दिमाग को समझदार बनाना पड़ेगा, तुम्हारे को अपनी व्यक्तिगत सोच को समझदार बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे पता है कि मुझे कैसे चीजों को समझना है, मुझे चीजों को एनालाइज करने आता है, मुझे चीजों को फिल्टर करना आता है, मुझे ये पता है कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप टफ एग्जाम और इजी एग्जाम को रियल टाइम एग्जाम में बैठ के समझ सकते हो और प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे बेहतर तरीके से दिखा सकते हो। अगर ये स्किल नहीं होगी ना, तो दिक्कत आपको सबसे ज्यादा होने वाली है दोस्त। तो मॉक में इसका लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बस बताइएगा एक बारी मेरे को कि आपका एग्जाम जो आईबीपीएस क्लर्क का था वो कैसा गया, आपको ये डिटेल एनालिसिस कैसा लगा, और ये जो एग्जाम के साथ में मैं मतलब जैसे एग्जाम होता है उसके शाम के टाइम पे मैं ये जो एनालिसिस वीडियो लाता हूं, और इस वीडियो को, इस टाइप के वीडियो को, ये जो डिटेल एनालिसिस होता है, जो निचोड़ होता है पूरे एग्जाम का, ये आपको आगे से और एग्जाम्स के लिए क्या ये फायदा देता है या नहीं देता है, या इस वीडियो से आपको पर्टिकुलरली क्या सीखने को मिला है, या जो लोग नए हैं इस चैनल पे या पहले से कभी कुछ देख रहे थे बट वेटरन का पहला बार उन्होंने वीडियो देखा है, तो क्या आपको चीजें पल्ले पड़ी हैं, कुछ आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपको सब्जेक्टिव नॉलेज से ज्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जाके आप इकलौते हो जो आपको समझाएगा, जो आपको बताएगा और जो आपको रोकेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है भाई? तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और क्लासेस हमारी कल से चालू हो जाएंगी फॉर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, और फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस। तो कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मॉक पेपर करेंगे, एक प्रीलिम्स का क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, उन दोनों की बातें हम लोग करेंगे, और एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे मॉक लगाने के बाद किस तरह से एनालिसिस किया जाता है मॉक का, वो भी मैं आपको कल इस वीडियो में समझाऊंगा। तो विदा लेता हूं फिर। ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम के लिए। जय श्री राम, इति सिद्धम, कहानी खत्म।